नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से पुनः दोबारा इतिहास के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम भारतीय कलाओं का इतिहास में वीडियो आप लोगों के सामने भेजा था। शायद आप लोग सुने होंगे और पसंद आया होगा और अनुसरण भी किए होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग इस पाठ में अगली हेडिंग यूरोपीय चित्र शैली पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कई वर्षों तक हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन रहा। यह भारत देश में अंग्रेज जब आए थे तो उस समय अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को लाए साथ में और वही मानने और मनवाने की कोशिश की है। तो बच्चों, इसके माध्यम से हम सभी लोग जानेंगे यूरोपीय चित्र शैली क्या थी, चित्रों के माध्यम से क्या बताया गया था। अंग्रेजों के शासन यूरोपीय चित्र शैली में देखिएगा, अंग्रेजों के शासन काल में पश्चिमी चित्र शैली का प्रभाव भारत में दिखाई देता है। मराठी चित्रकार गंगाराम तावट का विशेष चित्र एलोरा कार्ले की गुफाओं में बनाए गए थे। बच्चों, अंग्रेजों के शासनकाल में जैसा कि हमने बताया कि भारत देश पर काफ़ी दिनों तक अंग्रेजों का सत्ता रही, अंग्रेजों का शासन रहा। वो अपने धर्मों को मनवाने का काम, अपने रीति रिवाज परंपराओं को मनवाने का काम किया करते थे। तो जब जान लीजिए इतनी सारी बातों को करने के लिए कार्य को करते थे, तो अपनी चित्र शैली का विकास क्यों नहीं करेंगे। चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह भारत देश हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ अंग्रेजों की सत्ता तो पूरे भारत देश में थी, तो जहाँ जहाँ पे इनकी शासन था वहाँ पे अपने यूरोप देश, इंग्लैंड देश के चित्रों का अंकन भारत देश में देखने को मिलता है। इससे क्या प्रतीत होता है कि जो भी रीति रिवाज, जो भी परंपराओं को वो सभी लोग मानते थे, जो चित्रों का अंकन उनका अच्छा दिखता था। जैसे महाराष्ट्र के गंगाराम की बात मैंने बताया, एलोरा की, वहाँ चित्रों का अंकन यूरोपीय दिखता है। यूरोप के लोगों में जो चित्रों को अच्छा माना जाता था, जो उनको मन को भाता था, वही चित्रों का अंकन करवा के लोगों को उसके बारे में जानकारी को प्राप्त कराया करते थे। तो इस तरह से बच्चों, हमारा इतिहास धीरे धीरे पल पल बदलते गया। चाहे वह यूरोपीय का हो, चाहे भारत का हो, चाहे विकास को लेकर हो, कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहा। तो बच्चों, इस माध्यम से हमको इस बात का पता चलता है कि भारत देश में अंग्रेज आने के बाद चित्र की शैलियों में भी परिवर्तन और बनावट में बदलाव लाए। अगली हेडिंग बच्चों, हम लोग शिल्प कला पढ़ेंगे। शिलाओं पे क्या कलाएं की जाती थी, शिलाओं को पे चित्रकारी करके कैसे चित्रों का अंकन किया जाता था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुफाओं की भी बातों को आप लोगों ने सुना, या और तमाम दीवारों पे या शिलाओं पे छेनी हथौड़ी से तराश कर मानव प्राचीन काल से चित्रों का अंकन करते चला आया। तो आज उसी माध्यम को हम लोग जानेंगे कैसी कैसी चित्रों को अंकन किया। इसको हम सभी लोग अब चित्र के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, ये सारनाथ में अशोक स्तंभ के 4 शीर्ष वाला सिंहों का शिल्प का चित्र है। यह भारत का राष्ट्रीय मानचिन्ह है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कैसे इसको
अच्छे विधि से बनाया गया है। अभी आप लोग इसको बोरोबुदूर का स्तूप भी देखेंगे। इसकी जो है स्तूप का भी निर्माण इतिहास में विशेष महत्व रखता है और विशेष स्थान रखता है। इसका भी प्रभाव भी काफ़ी अग्रसर दिखाई देता है। बच्चों, अभी आप लोगों को चित्रों के माध्यम से स्तूप और अशोक स्तंभ का हमने आप लोगों को चित्रों को दिखाया। इस तरह से तमाम बातें जो हैं बनाई गई चित्रकारी करके या शिल्प कलाओं के माध्यम से बनाई गई। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग, शिल्प कला। बच्चों, शिल्प कला त्रिमिति होती है, त्रिमिति होती है। मूर्ति, बर्तन, अन्य वस्तु आदि, पत्थर, गिट्टी का उपयोग किया जाता था। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। बच्चों, शिलाओं पे ऐसा नहीं कि चित्र ही बनाए जाते थे। शिलाओं को तराश कर काट कर मूर्तियों का भी निर्माण मानव किया करता था। मूर्तियों को भी बनाने की प्रक्रिया आरंभ थी। ऐसी प्रक्रिया में मानव उससे शिल्पों के माध्यम से अभी आप लोग देखते होंगे तमाम चीज़ों का शिलाओं के प्रक्रिया में चीज़ों का निर्माण किया जाता है। मिट्टी के बर्तन वगैरह, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बताया था कि मानव मिट्टी के बर्तनों को भी बनाने का काम किया करता था। ऐसे तमाम तरह से अभी शिलाओं को काट कर तराश कर उससे अच्छी नक्शे डिजाइन सुंदर बनाकर उसको इमारतों में भी उपयोग किया जाता था। जो लोग उसकी सुंदरता करने में निपुण हुआ करते थे, उस शिलाओं से भी मकानों का निर्माण किया करते थे। तो बच्चों, ये हमारे उपयोग की रही शिल्प कला। अगली हेडिंग हम लोग जो जानेंगे वो इस प्रकार है, लोक शिल्प कला शैली। लोगों की शिल्प कला की शैली कैसी थी? शिल्प कला का आरंभ पत्थर के औजार बनाने से आरंभ हुआ। बराबर, शिलाओं का जो पत्थरों का शुरुआत अगर मानव ने किया तो वह किससे किया? हथियार या औजार से। जैसा कि हमने पहले आप लोगों को बताया कि मानव का जो पत्थर का हथियार और औजार हुआ करता था वो सबसे पहला क्या था? हाथ कुल्हाड़ी, जिसकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। बराबर, धार्मिक अवसर पर मिट्टी की प्रतिमाएं अनेक प्रदेशों में हड़प्पा काल से प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में तैयारी की जाने वाली गणेश मुखौटे आज मूर्ति तैयार होती है। बच्चों, धार्मिक अवसर पे अभी आप लोग तमाम देखते होंगे, गणपति आता है। आप लोग महाराष्ट्र में रह के गणपति के बारे में अच्छे से परिचित होंगे। दुर्गा पूजा आता है, तो इसमें मानव मिट्टी के मूर्तियों को बनाने का काम किया करता था। उससे उसका रोजगार, उससे उसका व्यवसाय चलता था। लेकिन आज मिट्टियों के जगह पे मानव का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह अलग रूप धारण कर लिया है। वह तमाम तरह के प्लास्टर ऑफ पेरिस या जल्दी से बनकर तैयार हो जाने वाली मूर्तियों का निर्माण कर रहा है। तो उसको बनाने के लिए, कलाओं को अपना उकेरने के लिए सबसे पहले उसकी जानकारी को प्राप्त करना होता है। जब तक ये सारी बातों को अच्छी तरह से हम जानेंगे नहीं, तब तक ऐसी मूर्तियों का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तो हड़प्पा काल से है। हड़प्पा का नाम हमने बताया था आप लोगों को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो,
यह बच्चों आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्या है फिर से जान लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है जो कि यह इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है, विशेष महत्व रखता है। यहाँ से उत्खनन करके तमाम वस्तुओं की प्राप्ति करके मानव जो है तमाम तरह से अपने इतिहास के बारे में जाना है, चाहे वह सड़क हो, चाहे मकानों की बनावट हो, चाहे वह आभूषण हो, चाहे बर्तन हो। तरह तरह की प्रक्रियाओं को इतिहास के बारे में पीछे मानव किस तरह से ऐसी वस्तुओं को उपयोग में लाया करता था, ये सारी बातों को बताने का काम किया है। यह अभी स्थान रावी नदी के तट पे पंजाब प्रांत में था, लेकिन इस समय वह स्थान हमारे सीमा के आदान प्रदान होने से वह पाकिस्तान में है। फिर भी उसका अस्तित्व इतिहास में किसी के मन से जरा भी कम नहीं हुआ है। तो बच्चों इस तरह से जितनी भी इतिहास की बातें हैं, चाहे वह मूर्तियों संबंधित हो, चाहे शिल्प पे, शिलाओं पे, कलाओं का माध्यम हो, किसी भी तरह से हो, इसकी प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल से ही मानव वस्तुओं को निर्माण करना, जरूरत की वस्तुओं को बनाना या चित्रकारी करना या रंगों को भरने की प्रक्रिया को मानव दर्शाते या अपनाते चले आया है। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों हम लोग आगे का जानेंगे। अगली हेडिंग आपकी कौन सी है? अभिजात शिल्प कला शैली। अभिजात का मतलब बच्चों आप लोगों को हम बताए थे कि कोई भी चीज की सुंदरता, फिल्मों, संगीतों को सुंदरता बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती थी। शिल्प कला शैली में हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं, कांस प्रतिमाएं, मुद्रा में सिक्के, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी हड़प्पा काल में मुद्राओं की प्राप्ति हुई है वह मुद्राओं को चलन था, लोग उससे लेन देन किया करते थे। लेकिन बाद में मानव ने उस मुद्राओं पे कौन सी लिपि में क्या लिखा गया है आज इतिहासकारों में बढ़ने में मतभेद है। कांस की प्रतिमाएं, कांस की मूर्तियां हुआ करती थी बच्चों। एक कांस एक तरह का धातु है जो कि तांबे और कांस में कोई विशेष नजरिया के हिसाब से फर्क नहीं दिखता है। तो कांस की जो धातु होती है ये महंगा पड़ती है, लगभग पीतल से ही मिलती जुलती होती है। तो कांस प्रतिमाएं अशोक के कार्यकाल में पत्थर के स्तंभ पर उकेरे हुए चित्र आदि। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रसार भी हुआ। अन्य देशों में स्तूप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर, जैसा कि अभी चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखाया, बोरोबुदुर का स्तूप जो है हमने आपको दिखाया, जो कि संसार में सबसे विशाल स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। तो बच्चों अभी के जैसा कि हमने मिट्टियों के बारे में बताया, कलाओं का निर्माण होता था या पत्थरों, शिल्प कलाओं के माध्यम से लोगों को कलाओं का प्रक्रिया चलती थी। लेकिन उस समय या इस समय की बात करें या उस समय की बात करें, उस समय के हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो उस समय की बात को दोहराते हुए उस समय मानव को धीरे धीरे धातुओं का भी ज्ञान होते गया, धातु के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने लगे। ऐसी प्रक्रिया में मानव क्या है, मुद्राओं को या प्रतिमाओं को, मूर्तियों को कांस की, तांबे की धातुओं में निर्माण करने का काम किया करता था। ऐसी प्रक्रिया में वह धीरे धीरे उसका सही स्वरूप, सही मायने में अच्छा दिखने में अपनी कला का सही परिचय दिया। तमाम आप स्तूपों के बारे में सुने होंगे बच्चों, किलाओं के बारे में सुने होंगे।
तो जितने भी स्तूप और किले या तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण किया गया, उसमें कलाओं का विशेष उल्लेख है। कोई भी शिल्प, कोई भी शिला ला के एक जगह ऐसे ही रख देने पे उसकी सुंदरता अच्छी नहीं होती है। इसके साथ साथ उसमें अच्छी चित्रकारी करके, अच्छी नक्काशी करके उसको एक अच्छे जगह पे स्तंभ के रूप में या छज्जे के रूप में उसको लगाना वह अपने लिए अति शोभनीय होता है। तो ये शिल्प कलाओं के साथ साथ बच्चों, अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने अपने इस कला के निर्माण के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार और प्रसार किया। बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी को दिया। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों तरह तरह की बातें प्रचार प्रसार किए हैं, धर्मों के भी हैं। इधर जो हमने स्तूप बोरोबुदुर स्तूप के बारे में बताया, उसके छज्जा का निर्माण ऐसा हुआ करता था, गोल आकार में, ऐसा कि उस छज्जा के नीचे खड़े होकर धीमे भी आवाज में बोलने पे या फुसफुसाने पे या धीरे धीरे आवाज निकालने पे विस्तारित हुआ करती थी। ऐसी प्रक्रिया क्यों दी जाती थी, ऐसी बनावट क्यों दी जाती थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बच्चों उस समय क्या था, आज जैसे माइक या टेक्नोलॉजी या तमाम तरह का विकास नहीं हुआ था। तो आपस में जब लोग सभाओं का आयोजन करते थे, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का काम किया करते थे, तो उस समय ऐसे स्थानों का निर्माण करते थे कि जो कोई वहाँ पे खड़ा होके बोले तो वह आवाज़ आगे तक पहुँचे। जैसे मानो ये मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, तो ये छज्जा रूप का आकार में बनाया जाता था। वहाँ खड़े होके लोग बोला करते थे, वह आवाज़ आगे की तरफ फैलती थी और बढ़ती थी। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतनी जो भी सारी बातें आप लोगों ने सुना, हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। ध्यान देंगे, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो बात समझ में नहीं आती है उसको पूछिएगा। और शुक्रवार तक, अभी तो आज का अलग बात है, आने वाले शुक्रवार तक घर काम पूरा करके आप ग्रुप में भेजिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अनुमति चाहिए। धन्यवाद।